इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। और तुलनात्मक राजनीति, इससे पूर्व हमने उसका अर्थ है, समस्याएं, अध्ययन का महत्व है और प्रकृति का अध्ययन किया था। आज तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ेंगे, जिसमें अनेक विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। यानी उनके सीमांकन की अवस्था में, विषय क्षेत्र की सीमांकन किस अवस्था में होगी, कैसा होगा। यानी क्षेत्र अब भी निर्माणाधीन है, चल रहा है। जी.के. रॉबर्ट्स जो विद्वान हैं, उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इसके विषय क्षेत्र की प्रमुख समस्या यह बन जाती है कि तुलनात्मक राजनीति में कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाएं, कौन कौन से विषय इससे अलग रखे जाएं। दूसरी समस्या इसके राजनीति संबंधी किसी पहलू को इसके अध्ययन में सम्मिलित या सम्मिलित न करने का आधार क्या हो। इस संबंध में हैरी एक्सटीन सबसे अधिक आधारभूत बात तुलनात्मक राजनीति के संबंध में यह मानते हैं कि आज यह एक ऐसा विषय है जिसमें अत्यधिक विवाद है, क्योंकि यह संक्रमण की स्थिति में है। एक प्रकार की विश्लेषण शैली से दूसरे प्रकार की शैली में प्रस्थान कर रहा है। इसके क्षेत्र को लेकर परंपरावादियों और आधुनिक राजशास्त्रियों में गहरा मतभेद है। विषय क्षेत्र के संबंध में दो विवाद सामने आते हैं, जिसमें पहला सीमा विवाद, जैसे जीन ब्लॉन्डेल ने कहा है कि एक तो सीमा विवाद संबंधी विवाद है, दूसरा मानक और व्यवहार संबंधी विवाद। सीमा विवाद संबंधी विवाद में यानी तुलनात्मक राजनीति में सीमा संबंधी विवाद अध्ययन के दृष्टिकोण से संबंध है। सभी राजनीति शास्त्री यानी राजनीति वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों में है, और इसमें भी सिर्फ सरकारी ढांचों का ही अध्ययन नहीं, वरन सरकारों के क्रियाकलापों और गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक कार्यों का अध्ययन आवश्यक रूप से सम्मिलित रहता है। परंतु विवाद इस बात पर है कि तुलना से संबंध राजनीतिक कार्यकलापों से क्या अर्थ समझा जाए, अर्थात सरकार के क्रियाओं की व्याख्या किस ढंग से हो। इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित है, और वो दो दृष्टिकोण, एक तो संस्थागत कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण था, दूसरा व्यवहारिक दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार, यानी इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ संविधानों द्वारा स्थापित सरकारी संरचना का, संविधान द्वारा नियत किए गए राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाना चाहिए। इस विवाद के समर्थकों का कहना है कि संविधान ही सरकार के ढांचों का संगठन करता है और इसी के द्वारा प्रत्येक संस्था के कार्यों का नियमन होता है। अतः तुलना राष्ट्रीय सरकारों के आधार, संविधान तथा इसके द्वारा नियत कार्यकलापों को ही होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी आधार पर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन न केवल असंभव होगा, वरन अव्यावहारिक भी होगा। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण की आलोचना भी की गई है, और आलोचकों की मान्यता है कि अन्य चीजों के अलावा ऐसी तुलना मात्र सतही और दिखावटी होती है। दूसरा जो है हमारे पास में व्यवहारिक दृष्टिकोण में के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ कानून व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन या तुलना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार व्यवहारिक बनती है तथा राजनीतिक संस्थाओं का व्यवहारिक व्यवहार क्या है, यह प्रमुख बात है। जीन ब्लॉन्डेल ने तो व्यवहारिक पक्ष को आधारभूत व मौलिक माना है। उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति को कानूनी परिधि में न बांधकर इससे बाहर निकालना है। व्यवहारवादियों की यह मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय सरकारों तथा गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबद्ध समस्त तथ्य एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करनी चाहिए। व्यवहारवादी अपने को आज एक विशुद्ध वैज्ञानिक बनाने में प्रवृत्त है, और उनकी मान्यता है कि समाज विज्ञानों की अवधारणाओं सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों के समान हो सकते हैं।
दूसरा जो हमारे पास में है, मानक तथा व्यवहार के संबंध का विवाद, अर्थात इसमें तुलनात्मक राजनीति के विशेषत्व संबंधी दूसरा विवाद अधिक जटिलताओं को हमारे सामने पेश करता है। मानक की अभिव्यक्ति कानून, प्रक्रियाओं और नियमों से होते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवहार अनेक बार इन कानूनों के प्रतिकूल होता है और इसी से तुलनात्मक राजनीति में जटिलताएं उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक आचरण मानक के अनुकूल रहे तो तुलना करना संभव होगा, लेकिन आमतौर से हमेशा ऐसा नहीं होता है, और यदि ऐसा होता भी है तो अधिक शक्ति के जोर पर होता है। इसमें समस्या यह पैदा होती है कि ऐसे राजनीतिक व्यवहार तुलना में सम्मिलित करके यदि निष्कर्ष निकाले गए तो निष्कर्ष अपने आप अशुद्ध होंगे। यानी तुलनात्मक राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल है या प्रतिकूल, अथवा राजनीतिक क्रिया को संबद्ध व्यक्तियों द्वारा मानकों के अभिव्यक्त कानूनों का कितना पालन और कितना उल्लंघन होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि जो मानक और व्यवहार आज है वे आगे आने वाले समय में भी रहे। इसमें साम्य और गतिरोध दोनों ही हो सकते हैं। अतः तुलनात्मक राजनीति में मानक व व्यवहार के राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन होना जरूरी है। यानी हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो इसमें दो अध्ययन मुख्यतः आ जाते हैं जो मान्यताएं हैं, एक तो परंपरागत और दूसरा आधुनिक। यानी परंपरागत में तो हम कह सकते हैं उसको कानूनी मानकीय, और आधुनिक को कह सकते हैं अनुभविक दृष्टिकोण। परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसमें हम जैसे कि प्राचीन काल से जो चला आ रहा है उसमें विशेष रूप से अरस्तु का हम नाम ले सकते हैं। अरस्तु ने यूनानी नगर राज्यों के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अन्य विद्वानों में भी जैसे सिसरो, पॉलिबियस, मैकियावेली, मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू आदि राजनीतिक दार्शनिकों ने भी इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। वर्तमान में ब्राइट, यानी जो पूर्व के 30, 40, 50 सालों में ब्राइट, हरमन फाइनर, मुनरो, लास्की जैसे विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। यानी 100 वर्षों के अंदर ये इन्होंने अध्ययन किया। परंपरावादियों ने मुख्यतः शासन की संरचना को और संवैधानिक ढांचे के वर्णन पर जोर दिया है। विशेष रूप से इन विद्वानों ने लिखित संविधानों का अध्ययन किया था और उनके अध्ययन का क्षेत्र अमेरिका, फ्रांस और पश्चिमी देशों के संविधान थे। उनके अध्ययन की शैली ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रही। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि परंपरावादियों ने राज्य और शासन के ऐतिहासिक और औपचारिक ढांचे और विभिन्न संगठन के अध्ययन को ही तुलनात्मक राजनीति मान लिया था। यह उनकी भूल थी, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण अविकसित था। यह केवल नाम मात्र का तुलनात्मक था। यानी इसके तुलनात्मक राजनीति की विशेषता में हम पढ़ते हैं तो पहला हम कह सकते हैं अतुलनात्मक कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में तुलनात्मक दृष्टिकोण बहुत कम है। देश विदेश के विवरण मात्र से संबंध होने के कारण परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किए गए अध्ययनों को तुलनात्मक अध्ययन नहीं कहा जा सकता है। प्रधानतः वर्णनात्मक है ये। इसमें विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का ही वर्णन है। इसमें व्यवस्थित और वैज्ञानिक तुलनात्मक दृष्टिकोण का अभाव। आज के अनेक महत्वपूर्ण विषय जैसे राजनीतिक प्रक्रिया, दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन का दृष्टिकोण परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में यानी दृष्टिकोण में नहीं है। प्रधानतः संकुचित है। यह दृष्टिकोण पश्चिमी यूरोप अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देशों की राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन करता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों तथा वहां के निवासियों से यह संबंध नहीं है। यूरोपीय देशों का जो भी कुछ तुलनात्मक अध्ययन हुआ उसका आधार ऐतिहासिक पद्धति ही रहा। प्रधानतः स्थितिक है, अर्थात इस पद्धति में परंपरागत दृष्टिकोण में यह भिन्न भिन्न देशों में पाए जाने वाली संस्थाओं पर केंद्रित रहा। इसमें विभिन्न संस्थाओं के विकास, वृद्धि और परिवर्तन के तत्वों का ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानतः प्रबंधात्मक, यानी इसमें यानी परंपरागत राजनीतिक जो तुलना है उसमें
एक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्थाओं या एक व्यवसाय की विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना के संदर्भ में हम देख सकते हैं, केवल यूरोपीय देशों का ये अध्ययन है। आलोचक के विद्वान ये कहते हैं कि तुलनात्मक शासन चूंकि यूरोपीय देशों का अध्ययन तक सीमित था, यानी परंपरागत, इसलिए यह अपने अध्ययन में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है। दूसरा हम कह सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है। परंपरागत दृष्टिकोण का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन मात्र करना था, उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया। केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रशंसा की गई। इसमें परंपरागत दृष्टिकोण जो था लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रशंसा करता है और अलोकतांत्रिक संस्थाओं की अपेक्षा ये इन दोनों में तुलना कर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं समाधानात्मक अध्ययन नहीं है। यह दृष्टिकोण सरकारी संस्थाओं, उनके संवैधानिक प्रारूप, नियमों, विधियों और राजनीतिक विचारों तक ही सीमित था। उसमें उनकी अंतक्रियाओं, व्यवहारों तथा अनुभविक अध्ययन को पूर्णतः अपेक्षित करता है। केवल सैद्धांतिक वर्णन है ये तुलनात्मक राजनीति जो परंपरागत अध्ययन है, यानी राजनीतिक संस्थाओं केवल सैद्धांतिक वर्णन पर ही बल देता है ये, और दिखावटी तुलना मात्र है ये। आलोचक विद्वानों का कहना है कि तुलना केवल सतही और दिखावटी है, क्योंकि यह राजनीतिक व्यवहार के औपचारिक पहलू का ही अध्ययन करने के कारण राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में अधिक सहायता नहीं करता है। आधुनिक समय में असंगत है, यानी आज के समय में आधुनिक परिवर्तन के कारण परंपरागत अध्ययन पुराना पड़ गया है। आज के राज्य कल्याणकारी हो गए हैं, इनकी शक्तियां में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही दृष्टिकोण में वृद्धि हुई है। आज के यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टिकोण वृद्धि हुई। आज के राज्य के कार्यों के बारे में हम कह सकते हैं कि राज्य के कार्यों पर राजनीतिक व्यवस्था के अलावा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण का हमें अध्ययन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसके बिना आगे अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1900 ईस्वी से पूर्व है परंपरागत तुलनात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण ही चल रहा था। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की अंतर्निहित कमियां थी या असंतोष था, उसके कारण उत्पन्न हुआ और क्षेत्रगत विश्लेषणों और अध्ययनों की आवश्यकता पड़ी। जीन ब्लॉन्डेले ने राजनीति के अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिकों का एक ऐसा मापदंड खोज निकालना था जिसके आधार पर शासकीय व्यवस्थाओं को अलग अलग आंका जा सके, इसके बाद उनकी परस्पर तुलना की जा सके। लेकिन यानी अर्थात इस मापदंड के लिए दो प्रतिबंधों की पूर्ति आवश्यक थी। पहला जो प्रतिबंध था, तो प्रतिबंध तो यह है कि पूर्णतः संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा ना हुआ तो तुलना इतनी अधिक अस्पष्ट हो जाएगी जो राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक नहीं हो सकेगी। दूसरा जो प्रतिबंध है, आदर्शों से पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में यह मापदंड सिर्फ इन आदर्शों से प्रभावित व्यवस्थाओं के लिए अर्थपूर्ण रहेगा। इन दोनों प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राजनीति के विद्वानों ने इस दिशा में सोचना प्रारंभ किया। विभिन्न देशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह प्राय अनिवार्य हो गया कि उससे ऐसी सामान्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की जाए जो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में उपस्थित हो और तुलना का आधार बन सके। तुलनात्मक राजनीति का परिणाम यह निकला कि विश्लेषण और परीक्षण की विभिन्न नई पद्धतियों और नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। लॉर्ड ब्राइस, कार्ल जेफे ड्रेक आदि विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति की नई दिशा प्रदान की। आमंड नुशेनपाई, सिडनी वर्बा, डेविड एप्टर आदि ने तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक रूप प्रदान किया। आज शासन राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के दो स्तर पर हम अध्ययन कर रहे हैं, पश्चिमी गैर पश्चिमी संस्थाओं की तुलना और दूसरे गैर पश्चिमी संस्थाओं की आपसी तुलना। आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं जो है वो जैसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। आधुनिक तुलनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इसमें कार्य, कारण और क्रिया प्रक्रिया का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। सर्वप्रथम कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है और सामान्य नियमों के माध्यम से उनकी सत्यता का विश्लेषण किया जाता है और तब निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
दूसरा जो है विश्लेषण और व्याख्यात्मक अध्ययन, यानी इसमें समस्याओं की व्याख्या और विश्लेषण करके उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है। परंपरागत अध्ययन की परिकल्पना की जाती थी, लेकिन आधुनिक अध्ययन में उनका परीक्षण किया जाता है। विभिन्न आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, तत्पश्चात इसका विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। व्यवस्था मूलक में हम संविधान के अध्ययन की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण माना है। हमने आधुनिक विद्वानों ने विभिन्न परीक्षणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के मूल में मुख्य रूप से 3 शक्तियां ही काम करती है। ये शक्तियां राजसत्ता, शक्ति का आधार, शक्ति तंत्र। इन शक्तियों के आधार पर आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को अनेक निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे पश्चिमी एंग्लो अमेरिकी व्यवस्था, वेस्टर्न और एंग्लो अमेरिकन सिस्टम, महाद्वीपीय व्यवस्था, पूर्व औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, सैनिक शासन। इसके बाद में आधुनिक जो हम विशेषता हम करते हैं तो सामाजिक संदर्भ में अनुष्ठित अध्ययन, यानी कि आज राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए राजनीतिक अध्ययन करते समय केवल राजनीतिक पहलू को ही नहीं वरन अन्य सामाजिक पहलुओं का भी संदर्भ में हमें रखकर अध्ययन करना पड़ता है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के बारे में, यानी कि दूसरे समाज विज्ञानों का भी अध्ययन करना पड़ता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाओं की पेचीदगियों को सामाजिक आर्थिक संदर्भ में भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस तरह से तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन आज महत्वपूर्ण देन बन गई है। शासनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का भी आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन विभिन्न संस्थाओं की संरचना और प्रकार्य दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संरचना प्रकार्यों में घनिष्ठ संबंध होता है, ये एक दूसरे को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तुलनात्मक राजनीति क्षेत्र के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण विशिष्ट, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त विवादों के समय विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत न सिर्फ शासन तंत्रों और संगठनों की तुलना की जाती है और न ही मानक और व्यवहारों के संबंधों का विश्लेषण मात्र किया जाता है, वरन इसके क्षेत्र अंतर्गत इन दोनों का समावेश आवश्यक है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की शासन संरचनाओं, शासन व्यवहार के प्रतिमानों का अध्ययन भी सम्मिलित है। अतः तुलनात्मक राजनीति अध्ययन कानून निर्माण, कानून प्रयोग और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबद्ध निर्णयों और राजनीतिक दलों, दबाव समूह जैसे संवैधानिक अभिकरणों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहता, वरन इससे आगे भी बढ़ता है। अब हम इसके आगे जो तुलनात्मक राजनीति के नवीन दृष्टिकोण जो उत्पन्न हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। जो दोनों से निराशा हुई, यानी कि परंपरागत और आधुनिक राजनीति से निराशा हुई। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा, किंतु राजशास्त्रियों के लिए निराशा वरदान साबित हुई। नए सिरे से चिंतन शुरू हुआ और तुलनात्मक राजनीति के पुनर्वास के प्रयास शुरू हुए। S.E. फाइनर के नेतृत्व में स्टडी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नामक लेखमाला का शुभारंभ हुआ। इसके सहयोग के लिए गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन ये पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इसमें अब तक लगभग 25 से ज़्यादा ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। हार्पर की कंपैरेटिव गवर्नमेंट सीरीज एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नामक पत्रिका के प्रकाशन से तुलनात्मक राजनीति का जो रूप उभरा उसे नवीन तुलनात्मक राजनीति कहा जाने लगा। 1970 के दशक के मध्य तक तुलनात्मक राजनीति अपने नए सिरे से नए रूप को प्रतिष्ठापित हो गई, पहचान के रूप में, नई पहचान के रूप में बन गई। नए दृष्टिकोण की प्रकृति जो एप्टर है, ब्लॉन्डेले है, फाइनर है, आमंड कॉलमैन, रॉबर्ट्स, जिन्होंने आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की दुर्दशा की स्थिति से निकालने के लिए आगे आए और तुलनात्मक राजनीति पर नई नई पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इन प्रयत्नों से नई तुलनात्मक राजनीति का रूप निर्धारण हुआ। इसके लिए अपनी विशेषता और लक्षण सुस्पष्ट हुए और यह एक स्वायत्त अनुशासन बन गया। 1970 के दशक के शुरू होते होते नवीन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की अपनी शैली बन गई। इसकी नई सीमाओं का निर्धारण हो गया। इसकी पद्धति व्यवस्था का पुनः परिभाषित कर दिया गया। इसका विकास उन्मुख देशों की तरफ झुकाव खत्म कर दिया गया। इसके दृष्टिकोण को व्यवस्थित कर दिया गया।
अब रॉबर्ट्स का तुलनात्मक राजनीति संबंधी विचार बदल गया। अब तो यह कहने लगा तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा अनुशासन जो तेजी से उभर रहा है, बहुत तेजी से उभर रहा है। तुलनात्मक राजनीति, नवीन तुलनात्मक राजनीति में यह स्वीकार कर लिया गया कि राजनीति विज्ञान से नाता नहीं तोड़ना है, इसे राजनीति विज्ञान का व्यावसायिक आधार बनाए रखना है, इससे राजनीति शास्त्र से स्वतंत्र नहीं केवल स्वायत्त ही रहना है। इस तरह नवीन दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति को पूर्ण धरातल पर ला दिया। यह संभव से हटकर पूर्ण संभव तक सीमित रहने लगी। इसके निष्कर्षों को राजनीति के सामान्य सिद्धांत तक खींचने के बजाय सीमित स्तर के सिद्धांतों के साथ ही जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। इस तरह नई तुलनात्मक राजनीति की 1970 तक अपनी पहचान, विशेषताएं, लक्षण सुस्पष्ट होने लगे। जो इसकी नई तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं, लक्षण जो थे, उसमें पहला हम कह सकते हैं युक्तियुक्त सीमाएं। यह नई तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की सीमाओं का निर्धारण व अंकन करना आवश्यक हो गया था। ये राजनीति विज्ञान से कितनी घुली मिली रहेगी, कितनी उसमें स्वायत्तता और स्वतंत्रता रहेगी का निश्चय होने लगा। यह स्वीकार किया जाने लगा कि इसकी सीमाओं का युक्तियुक्त बनाए बिना यह अनुशासन की अपनी पहचान ही नहीं बना सकती। अतः यह मान लिया गया कि नई तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का व्यावसायिक अभ्यंतर रखते हुए अपना स्वयं का विशिष्ट और स्वतंत्र क्षेत्र अपनाकर आगे बढ़ेगी। इसे स्पष्टीकरण और स्वीकृति से तुलनात्मक राजनीति का पृथक और स्वायत्त रूप निर्धारित होने लगा था। दूसरा जो है पूर्ण परिष्कृत पद्धति व्यवस्था, यानी आधुनिक नूतनात्मक जो राजनीति की वैज्ञानिक बनाने की जिद को नवीन दृष्टिकोण में छोड़ दिया गया। इस अनुशासन को व्यवस्थित ज्ञान बनाने के लिए इसकी पद्धति व्यवस्था का पुनः परिष्करण किया गया। इसका यह अर्थ नहीं कि नवीन तुलनात्मक राजनीति वैज्ञानिकता से परे हट गई और इसको वैज्ञानिकता के शिखर पर ले जाने में धूमिल पड़ गया। अब राजनीतिक ज्ञान को सुनिश्चित ज्ञान बनाने के स्थान पर केवल उन्हीं पद्धतियों को अपनाया जाने लगा जो व्यवस्थित को की ओर ले जाए। पुनः परिभाषिक सैद्धांतिक प्रस्तावनाएं, यानी तुलनात्मक राजनीति में सिद्धांत निर्माण के प्रयत्नों का आपत्तियां नहीं उठाई गई, किंतु इसकी राजनीति के एकीकृत और सिद्धांत बनाने के हठ धर्मिता आलोचना का शिकार बनी हुई है। नई तुलनात्मक राजनीति में सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं को इस तरह संशोधित और परिवर्तित किया गया कि सिद्धांत बनाने का रास्ता न केवल खुला रहे वरन उससे पर आगे बढ़ने की परिस्थितियां भी बने। सुनिश्चित विषय क्षेत्र के बारे में नवीन तुलनात्मक राजनीतिक विषय क्षेत्र का व्यापक तुलनाओं का संबंध रखा गया। समय स्थान के आर पार तुलनाएं आवश्यक मानी गई, किंतु विषय क्षेत्र को साध्य बनने से रोक दिया गया। यह परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की तरह एक केवल पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रही। इस तरह आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के समान विकासशील देशों के इर्द गिर्द ही घूमती रहने की जिद का भी परित्याग कर दिया गया। इसकी संकीर्णता ठीक कर इसके सही अर्थों में विश्वव्यापी आधार प्रदान किया गया। अब इसमें राष्ट्रीय राज्य व्यवस्थाओं, आंशिक व्यवस्थाओं, विशिष्ट राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थागत गतिविधियों व राजनीतिक अराजनीतिक तथ्यों व राजनीतिक को गति प्रदान करने वाले कारकों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाने लगा। सुव्यवस्थित अध्ययन दृष्टिकोण, इसके जो नवीन दृष्टिकोण है में अनेकता को परेशानी का कारक नहीं मानकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवस्थित रूप दिया गया। इस तरह इन दृष्टिकोणों को तुलनात्मक विश्लेषणों में अधिक उपयोगी रखना असंभव हुआ। इनसे तुलनाओं को समय और स्थान के आर पार ले जाना संभव हुआ और तुलनात्मक राजनीति का नए दृष्टिकोण अधिक सुस्थिर बन सका। निवेश निर्गत उन्मुखीकरण, यानी नवीन तुलनात्मक राजनीति में निवेश निर्गत की एक साथ देखने का प्रचलन शुरू हुआ। अब यह या वह के स्थान पर दोनों निवेश और निर्गत का अध्ययन तुलनाओं के महत्व में मान लिया गया। जो तुलनात्मक राजनीति का मूल्यांकन करते हैं नवीन तुलनात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण का, तो हम ये कह सकते हैं कि विश्लेषण डावाडोल होने के बाद बहुत कुछ संभल गया। यानी तुलनात्मक राजनीति में विकट राजनीतिक परिस्थितियों में बेमेल पड़ रहा अनुशासन काफ़ी कुछ उनसे मेल खाने वाला बना दिया गया।
जन राजनीति के उदय, अराजनीतिक शक्तियों का राजनीतिक प्रक्रिया पर बढ़ता हुआ प्रभाव, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में अनौपचारिक संस्थाओं व अभिकरणों का अधिकाधिक उपयोग, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में बढ़ती हुई पारंपरिक कारण आधुनिक तुलनात्मक विश्लेषणों में आई कठिनाइयों का निर्वाण सा हो गया है। अब तुलना